तो हाँ, मेरा नाम शिवम सिंह। हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और उनके ऑप्शंस भी। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 136, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वैल्यू। तो हमें पता करना है, यहाँ पे हमें काउंट दिया हुआ है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। तो आरबीसी काउंट कितना होता है, 5 टू 5.5 मिलीमीटर ऑफ ब्लड पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हमें पर 100 ml दिया हुआ है ये। ठीक है, तो कि वो नहीं होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, मिलीमीटर क्यूब में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन काउंट कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होता है। तो ये तो क्या है, ये तो करेक्ट है, तो हम इसे करेक्ट कर देते हैं। प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 1.5 टू 3.5 लाख पर ml दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसमें ml दिया हुआ तो ये कितना होना चाहिए, मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो यही यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। और उसने इनकरेक्ट पूछा तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे इसने दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स 60 टू 65% ऑफ टोटल WBC वो होता है। ठीक है, फैक्चुअल। तो ये भी सही है, तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, जो कि प्लेटलेट्स कितना होता है, 1.5 टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ mm। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन में बोला गया है, स्टेटमेंट हमें पता करना है। स्टेटमेंट ए है, एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ टाइप ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एकदम करेक्ट। हमें पता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, जैसे कोई भी अगर कोरोनरी है, जो हार्ट की ब्लड वेसल है, उसमें अगर कोई भी प्लेक आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, CAD। और उसी में हमारा एक है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही है। दूसरा हम बात करते हैं स्टेटमेंट बी के बारे में। लिखा हुआ है, मोनोसाइट्स आर द लीस्ट अबंडेंट ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, देखो अगर हम बात करें WBC के बारे में, तो WBC हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं बेजोफिल्स, इजनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास आते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि मोनोसाइट्स क्या हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, लेकिन मोनोसाइट में एक्चुअली क्या होता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है। तो हमें आंसर ढूंढा अपना कि ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए। ठीक है, चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 बोला हुआ है, द टिपिकल बॉडी प्लान ऑफ अ कॉर्डेट इज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम, गिवन लेबलिंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो हमें डायग्राम दिया हुआ है, हमें पता करना है ए और बी क्या है। अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं कॉर्डेट के टाइम पे, कॉर्डेट की प्रॉपर्टीज के टाइम पे, कि कॉर्डेट में क्या क्या होता है। पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए, हमारे पास गिल स्लिट्स होती है, नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है। तो जब हम बात करते हैं ये जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है ए, तो ये ए क्या होता है, ए होता है हमारे पास नर्व कॉर्ड। क्या होता है, नर्व कॉर्ड। और ये जो बी दिया हुआ है, नर्व कॉर्ड के नीचे जो एक्सटेंशन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो हमें पता है जिन ऑर्गेनिज्म में कॉर्डेट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। जिनमें नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो ए क्या होगा, ए होगा हमारा क्या, नर्व कॉर्ड, एंड बी क्या होगा, नोटोकॉर्ड। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 139। 139 में हमें बोला गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम GIT एक्सेप्ट। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन सा नहीं होता। अगर हम बात करें, गैस्ट्रिन रिलीज होता है स्टमक से, सीसी के हमारा एब्डोमेन पार्ट से रिलीज होता है स्टमक में। इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है JG सेल ऑफ
किडनी। किडनी में हमारी जो जेजी सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, वहां से हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है एराइथ्रोपोइटिन, और एराइथ्रोपोइटिन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है? ब्लड फॉर्मेशन, एराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, समझ में आया? चलो, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एराइथ्रोपोइटिन क्या करता है? ब्लड का फॉर्मेशन करता है, उसमें असिस्ट करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा 3। कि 3 क्या है? 3 जीआईटी से रिलीज नहीं होता है। कहां से रिलीज होता है? वो जेजी सेल्स ऑफ किडनी से रिलीज होता है। ठीक है, चलो आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ हाइमन। हमने पढ़ा है हाइमन एक पार्शियल मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना की लाइनिंग के बाहर प्रेजेंट होती है, वेजाइना के ओपनिंग के बाहर प्रेजेंट होती है। हाइमन क्या होती है? एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो किसी भी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेक हो सकती है। कहने का मतलब, हम बात करते हैं कि हाइमन कैसे ब्रेक हो सकती है? वो साइकिलिंग से ब्रेक हो सकती है, वो हॉर्स राइडिंग से ब्रेक हो सकती है, वो इंसर्शन ऑफ टेम्पून्स या जो वेजाइनल कप्स आते हैं उनसे ब्रेक हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ब्रेक हो सकती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी जो हाइमन है वो परसिस्ट रहती है। ठीक है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स लाइक राइडिंग और साइकिल, ठीक है। इंटरकोर्स, ठीक है। सडन फॉल, ठीक है। तो हमारे जब 3 ऑप्शन करेक्ट हैं तो हम 4th ऑप्शन मार्क कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हम यूज भी करते हैं कि हाइमन एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता है वर्जिनिटी का। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? 4th ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141। यहां लिखा हुआ है सपोज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड एट पीएसटी साइट इन PBR322, द रिजल्टिंग प्लाज्मिड विल। तो चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक सेकेंड। ये है हमारा वेक्टर जिसे हम बोल देते हैं PBR322। ठीक है, जब हम बात करते हैं PBR322 तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, PBR322, तो यहाँ पे जब हम PBR322 की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? एक प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड में यहाँ पे हमारे पास कुछ साइट होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, यहाँ पे होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारे पास बाम H1, यहाँ पे होता है साल फर्स्ट, यहाँ पे होता है हमारे पास PST फर्स्ट एंड PVU फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां पे इंसर्ट करते हैं? PST1 की साइड पे। कहां पे? PST1 की साइड पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे PST1 की साइड पे हम इसे क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे, तो हमें पहले किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और हम अपना एक नया जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ पे जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। कौन सा जीन नॉन फंक्शनल होगा? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, क्योंकि ये जो पार्ट है जो डीएनए वो क्या हो जाएगा? वो कट हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं, क्या एम्पिसिलिन होगा? हाँ, कौन सा जाएगा? तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? एम्पिसिलिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142। हमें बोला गया है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं फास्ट मसल फाइबर। फास्ट मसल फाइबर के केस में क्या होता है कि जब भी हमारी मसल बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा फास्ट काम करती है, तो उसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, लैक्टिक एसिड का, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, तो ए का हम मार्क कर सकते हैं बी, तो ए का हम ए का मार्क कर सकते हैं सेकेंड। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए का सेकेंड। स्लो मसल फाइबर, स्लो मसल फाइबर के केस में हम किसे मार्क कर सकते हैं? ठीक है, तो मायोग्लोबिन के केस में हम क्या होता है, जो मसल होती है वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए जो हमारी रेड मसल्स होती हैं जिनमें मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है वो क्या करती हैं, वो इजीली टायर्ड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं बी का, क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, आई बैंड के लिए हम यूज करते हैं, तो सी का हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, फोर्थ। और सार्कोमियर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होती है। ठीक है, तो डी का लिख देंगे हम थर्ड। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं ए का सेकंड होगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 3। ठीक है, फैक्चुअल है, याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 143। 143 में दिया हुआ है हमें 1 to 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें उसके बेसिस पे पता करना है कि कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं कितने गलत हैं। आगे बात करते हैं पहला स्टेटमेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। बिल्कुल सही है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी खुद की बॉडी, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी खुद की बॉडी को क्या करता है, अटैक करता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, कहाँ पे, जॉइंट्स में। और उसी जॉइंट्स में जो हमारी खुद की एंटीबॉडी होती है वो जॉइंट्स पे जो सेल्स होती हैं उन्हें अटैक करना शुरू कर देती है। तो क्या ये ऑटो इम्यून है? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एलर्जी IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी इंक्रीज इन प्लाज्मा। नहीं, एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडी आती है सबसे पहले, IgE। कौन सी आती है, IgE। IgE तो कोलेस्ट्रॉल में होती है, ठीक है, जो मदर से बेबी में पास होती है, जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इंजेक्शन गिवन टू पेशेंट ऑफ अ स्नेक बाइट पजेस एंटीबायोटिक्स। नहीं, एंटीबायोटिक्स नहीं होगा, क्या होगा, एंटी वेनम। क्या होगा, एंटी वेनम। प्री फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती है ताकि वो क्विकली उस वेनम को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और हम पेशेंट को बचा सके। ठीक है, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है। आगे बात करते हैं ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बिकॉज ऑफ बी सेल। एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है दो तरह की इम्यूनिटी की बात करते हैं हम, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल की वजह से होती है और ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बी सेल की वजह से होती है। ठीक है, चलो पांचवा दिया हुआ है इंटरफेरॉन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन बैरियर। एकदम करेक्ट। हमें पता है 4 तरह के बैरियर पढ़े हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन और सेलुलर बैरियर। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइन बैरियर का काम क्या होता है, वो इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, वो जो इन्फेक्टेड सेल है वहां से रिलीज होते हैं और जो हेल्दी सेल है उनको एज अ टिप देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको जो है इन्फेक्शन से बच के रहना है, आपको वो प्रोटीन्स सिंथेसाइज नहीं करने हैं, और वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं ताकि वो जो डैमेज सेल है उनको किल कर सके और हेल्दी सेल को प्रिवेंट कर सके। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू स्टेटमेंट बताना था। तो ट्रू हमारा हो गया फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो यानी कि 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट हैं और 2 क्या है, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 144। यहां पे पता करना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो बात करते हैं हर स्टेटमेंट के बारे में। In each segment, the exoskeleton has hardened plates called sclerites, sternite dorsally and tergites ventrally। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है? जब भी हम बात करते हैं कॉकरोच की, जब हम कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, स्क्लेराइट से मिलकर बना होता है।
तो उन्हीं जो प्लेट्स होती हैं कॉकरोच की बॉडी के बाहर, उन प्लेट्स को हम नाम देते हैं क्या? स्क्लेराइड्स। क्या नाम देते हैं? स्क्लेराइड्स। और ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं, अगर हम बात करें डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड पे होती है, उसे हम बोलते हैं टर्जाइड्स। जो वेंट्रल साइड पे होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं स्टर्नाइट। कैसे याद रख सकते हैं? हम याद रख सकते हैं, स्टर्नम कहाँ होता है? आगे की तरफ स्टर्नम बोन जो होती है, जैसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, तो वहां पे जो प्लेट्स होती है उन्हें बोलते हैं स्टर्नाइट। ठीक है, तो चलो देखो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे बोला गया कि स्टर्नाइट कौन सी होती है? डॉर्सल। और टर्जाइट कैसी होती है? वेंट्रल, जो कि उल्टा दिया हुआ है। तो हमारा क्या होगा? ये आंसर, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर। आगे देखते हैं। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन ब्राउन इन कलर। बिल्कुल सही बात है, जो एक्सोस्केलेटन होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, शाइनी होता है। ठीक है। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। जो उनका हेड होता है वो प्रोट्रूडेड होता है नीचे की तरफ। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, उनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, आगे की तरफ प्रोट्रूडेड होता है। A pair of thread-like antenna arise from membranous socket lying in the front of eyes. ये भी सही है। वो किसकी तरह बिहेव करता है? सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है? गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हमें प्लांट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 145, हमें पता करना है कि कौन सा प्लांट है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम दिए हुए हैं हमें, ठीक है, एनसीईआरटी के ही डायग्राम है। तो जब पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए क्या है? ये है हमारा धतूरा। क्या है? धतूरा। और बी क्या है? बी है हमारा ओपियम, जहां से हम मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओपियम पॉपी प्लांट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। फैक्चुअल है, इमेज देख के पता करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है ऑप्शंस में से जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करता है। याद करो, जब हम बात करते हैं हार्मोनल एक्शन में, तो दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है लिपिड इनसॉल्युबल। तो जब हम बात करते हैं लिपिड इनसॉल्युबल में, तो लिपिड इनसॉल्युबल में कौन से आते हैं? प्रोटीनेशियस, पेप्टाइड हार्मोन, या फिर आते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हार्मोन है जो कैसे होता है? लिपिड इनसॉल्युबल। और हम बात करें लिपिड सॉल्युबल के बारे में, लिपिड सॉल्युबल में हमारे पास आते हैं कौन कौन से? पहला स्टेरॉइड्स, ठीक है, और आते हैं आयोडिनेटेड। आयोडिनेटेड में हम इंक्लूड कर लेते हैं कौन से? T3, T4। और स्टेरॉइड में हमारे पास आते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोएपिएंडोस्टेरॉन। ये सारे किस में आते हैं? हमारे पास स्टेरॉइड्स में। या हम बात कर लें कॉर्टिकल हार्मोन्स जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्सोकॉर्टिकॉइड, ये सब किस में आते हैं? लिपिड सॉल्युबल में। तो बात करते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कहां से रिलीज होता है? ये हमें रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी हार्मोन कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस। तो ये तो नहीं होगा, ये तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। अब बात करते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन में हम बात करते हैं किसकी? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन किस में आ जाएगा? स्टेरॉइड्स में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन, क्योंकि एंड्रोजन एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो डायरेक्टली सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, उसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोजन। एड्रिनेलिन अगेन किस में आ जाएगा? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में, वो तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। फिर आ जाता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन भी क्या करेगा? प्रोटीनेशियस है, तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, विच प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन? तो ये एनसीईआरटी लाइन है, उन्होंने बोला हुआ है दैट मेमोरी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सीनेशन इन केस ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फैक्चुअल है, हमें याद रखना है। यूजुअली क्या होता है, जैसे ही स्मॉल बेबीज के केस में हम कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, और उन इंजेक्शंस में क्या होती है? वैक्सीन होती है।
वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन होती है कोई भी पार्ट ऑफ पैथोजन हो सकता है, वो डेड और अटेनुएटेड हो सकता है, किल्ड हो सकता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको आइडेंटिफाई करेगा, और वो जैसे ही उसको आइडेंटिफाई करेगा तो क्या करेगा? हमारी बॉडी उसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी, ठीक है। जैसे ही सेकेंड टाइम पे कोई भी सेम पैथोजन अगर एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी एक विगरस, एक फास्ट रिस्पांस शो करती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास एक मेमोरी होती है कि ये ऑर्गेनिज्म पहले आ चुका है, और जब ये ऑर्गेनिज्म पहले आ चुका है तो हमारे पास एबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने की। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? मेमोरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 148, अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है। हमें बोला गया है इम्यूनिटी से रिलेटेड, विच ऑफ द अबव आर नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हमने पढ़ा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन से आते हैं? तो प्राइमरी में आते हैं हमारे पास बोन मैरो और थाइमस। यही दोनों किस में हेल्प करते हैं? प्रोडक्शन में और डिफरेंशिएशन ऑफ एंटीबॉडीज। और बाकी के जो बचे हुए हैं जैसे लिम्फ नोड हुआ, हमारे पास अपेंडिक्स हुआ, माल्ट हुआ, स्प्लीन हुआ, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है थाइमस। थाइमस तो क्या है? प्राइमरी है, नॉट पूछा है, तो एक तो थाइमस हो गया। स्प्लीन है? नहीं है। अपेंडिक्स है? नहीं है। माल्ट है? नहीं है। बोन मैरो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट एंड फिफ्थ, ठीक है। चलो 149, इराइथ्रोपोइटिन। अभी एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो जेजी सेल्स है इराइथ्रोपोइटिन कौन सिक्रीट करता है। तो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इराइथ्रोपोइटिन which stimulate erythropoiesis is secreted by। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि किससे? जेजी सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन बोला गया है, हाउ मेनी ट्रॉपिक हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय पार्ट्स डिस्टेलिस। आपको पता होगा पिट्यूटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी में हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया एंड पार्ट्स नर्वोसा। इसे हम बोल देते हैं डिस्टेलिस, इसे बोल देते हैं इंटरमीडिया, और इसे बोल देते हैं पार्ट्स नर्वोसा, ठीक है। चलो अब सुनो, हमें पता है हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो कुछ ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करती हैं। ट्रॉपिक का मतलब होता है कुछ ऐसे हार्मोन जो किसी और सेल या ऑर्गन पे जाके काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि थायरोट्रॉफ, थायरोट्रॉफ सेल्स, ठीक है। फिर होती है हमारे पास गोनेडोट्रॉफ, लेक्टोट्रॉफ, कॉर्टिकोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ, ठीक है। तो थायरोट्रॉफ रिलीज करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनेडोट्रॉफ रिलीज करेगा हमारे पास LH और FSH। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास थायरोट्रॉफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लेक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन रिलीज करेगा, ठीक है। कॉर्टिकोट्रॉफ एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉफ स्टॉपिंग हार्मोन या फिर जो ग्रोथ हार्मोन स्टॉपिंग हार्मोन ये रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन, कि जो हमारी पिट्यूटरी है वो कितने हार्मोन रिलीज करेगा? एंड दैट इज 6 हार्मोन, ठीक है। अगर हम बात करें नर्वोसा भी रिलीज करता है,
वो सिर्फ स्टोर्ड हार्मोन रिलीज करता है जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं, जिन्हें बोलते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इंटरमीडिया मेलानिन सिक्रीट करता है, तो वो हमें नहीं पूछा गया है। आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन कोलेस्ट्रम। अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें बोला गया था एलर्जी के केस में आईजीए रिलीज होता है, जो कि वो गलत स्टेटमेंट था, लेकिन वहां से हमें आंसर मिल सकता है। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो आईजीए है वो कोलेस्ट्रम में रिलीज होता है, तो हमें पूछा गया है कि कोलेस्ट्रम में कौन सा रिलीज होता है, तो हम बोल देंगे कौन सा? आईजीए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहां पर रिलीज होता है? कोलेस्ट्रम में। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमें पता करना है। क्वेश्चन नंबर 152, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट कहां पे होता है? हमारे पास शोल्डर में होता है, हिप के पास होता है, तो बॉल एंड सॉकेट हमारे पास कहीं शोल्डर जॉइंट दिया हुआ है। हाँ, तो ए का फर्स्ट दिया हुआ है, यहां पे लिख लेते हैं ए का फर्स्ट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट हमारा होता है कहां पे? नी में, तो हिंज जॉइंट हमें नी में दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी का सेकेंड। पाइवोटेड जॉइंट, पाइवोटेड जॉइंट लाइक ऐसे होता है कि टिप पार्ट में एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो पूरा मूव कर सकता है, तो वो एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ठीक है, तो पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, तो सी का क्या हो जाएगा? थर्ड। एंड फाइब्रस जॉइंट कहां पे होता है? स्कल में, जो कि ऑलमोस्ट नो मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, कोई मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कराता। ठीक है, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा 4। पता कर लेते हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, द स्टेटमेंट गिवन बिलो शोज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फाइलम। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द फाइलम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें पता है, हमने फाइलम के बारे में पढ़ा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है टिश्यू एब्सेंट। क्या लिखा हुआ है? टिश्यू एब्सेंट। अगर हम बात करें हमारा पहला फाइलम कौन सा? पोरीफेरा। याद है जब हमने बात किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास होता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। हम बात करें पोरीफेरा में कौन सा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पोरीफेरा की जो बॉडी होती है वो सिंपल सेल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में, निडेरियंस के बारे में, टीनोफोरा के बारे में, उसमें कहां से होता है? टिश्यू लेवल, एंड बाद में फिर ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पहले स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है टिश्यू एब्सेंट किस में होता है? पोरीफेरा में। पोरीफेरा में सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ बिल्कुल, पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, पोरीफेरा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, वहां पे हमारे पास कुछ लार्वा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये भी क्या है? पोरीफेरा के लिए सपोर्ट कर रहा है। स्पॉन्जोसील विद मेनी ऑस्टिया एंड सिंगल ऑस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम। देखो, ये एक डायग्राम हमने पढ़ा होगा स्टार्टिंग की क्लासेस में। जो पोरीफेरा होता है वो कैसा होता है? सेसाइल होता है। कैसा होता है? सेसाइल होता है। और जब हम बात करें इनमें ऐसे छोटे छोटे, ये तो काफी बड़े हुए मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो यहाँ पे क्या होते हैं? ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? छोटी छोटी ओपनिंग्स। और उन्हीं छोटी छोटी ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। इनको क्या बोलते हैं? हम ऑस्टिया बोलते हैं। और ये जो पूरा वाटर ऑस्टिया के थ्रू जो अंदर जा रहा है वो कहां से बाहर निकलता है? वो बाहर निकलता है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के थ्रू वो कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और इसी सिस्टम को, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये भी किसके लिए सपोर्ट कर रहा है? पोरीफेरा के लिए। तो हमारा निडेरियंस नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है पोरीफेरा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, दैट इज पोरीफेरा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बोला गया है कंपाउंड एपिथेलियम प्लेज मेजर रोल इन। एनसीईआरटी ने हमें बताया गया है कि कंपाउंड एपिथेलियम कैसा होता है? मल्टीपल लेयर से मिलके बनता है। किसे? मल्टीपल लेयर से। तो हमारे पास दो है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम।
सिंपल एपिथेलियम, सिंपल का काम क्या होता है? सिंपल का काम होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड का, जिसमें क्या होती है, मल्टीपल लेयर होती हैं, उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या होता है? सिंपल काम उसका प्रोटेक्शन। तो चेक कर लेते हैं, क्या कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है सिक्रीशन? नहीं होता। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। नहीं होता। क्या होता है? प्रोटेक्शन। यस, इनका जो मेजर काम होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, पुर्किंजे फाइबर्स आर फाउंड इन। तो पुर्किंजे फाइबर्स हम पता कर सकते हैं हार्ट के केस में, जो हमारे पास नोडल टिश्यू होता है। नोडल टिश्यू में हमारे पास है SAN है, फिर SAN के बाद AVN है, AVN के बाद बंडल ऑफ हिस, एंड इसके बाद हमारे पास है पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, तो हमारा पुर्किंजे फाइबर किस में प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि किसका पार्ट है? नोडल टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, जो हार्ट की एक्साइटेबल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, नेमिंग करने के लिए बोला हुआ है। इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द करेक्ट बोन एट पॉइंट ABCD एंड करेक्ट स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद इट। नाम कर लेते हैं पहले। तो ए क्या, जो हमारी सामने वाली बोन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फ्रंटल, फ्रंटल बोन। ठीक है, यहां पे जो हमें दिया हुआ है ये होगी हमारी स्फेनोइड, यहां पे होगी हमारी एथेमोइड बोन। ठीक है, बी क्या होगी? हमारी एथेमोइड। सी कौन सी होगी? सी होगी हमारे पास लोअर जॉ। लोअर जॉ को हम क्या बोल सकते हैं? मैंडिबल। और जो डी है, ये जो यू शेप बोन है, इसे हम बोलते हैं हायोइड। ठीक है, चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इज अ पैराइटल बोन, ए दिया हुआ है फ्रंटल बोन, तो ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बी एथेमोइड, यहां पे लिखा हुआ है बी इज अ स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन वो अंदर की साइड पे होती है, ठीक है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए कैविटी बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सेला टर्सिका। तो ये भी क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सी इज मैंडिबल। हाँ, सी क्या बोला गया है? सी बोला गया है कि क्या है? मैंडिबल है। ठीक है, डी लिखा गया है कि वो क्या है? हायोइड बोन है। इट इज अ सिंगल पेयर ऑफ बोन। नहीं, वो एक सिंगल बोन होती है, जो कि पेयर नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारे पास? सी, जिसमें दिखा गया है कि सी इज अ मैंडिबल बोन एंड इट इज अ सिंगल बोन इन फेशियल रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157, at time of implantation cell attached to endometrium of uterus are। तो हमें पता है यूटेरस में 3 लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जहां पे यो एम्ब्रियो होता है वो कहां पे जाके अटैच होता है? इस लेयर पे, जैसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। कहां पे जाके अटैच होता है? एंडोमेट्रियम में। और जब ये एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये हमारा स्पर्म, स्पर्म जाके फ्यूज होगा किससे? ओवा से। क्या बनाएगा? जाइगोट। और जाइगोट फिर किस में जाएगा? जाइगोट जाएगा डिवीजन में, क्लीवेज में। तो पहला क्या बनेगा? पहला बनता है मोरुला, फिर क्या बनेगा? ब्लास्टुला, और उसके बाद बनेगा गेस्टुला। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्लास्टुला तक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्लास्टुला स्टेज पे ही जाके वो क्या करेगा? वो यूट्रस में जाके अटैच हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही जो हमारा एम्ब्रियो, जैसे ही वो इम्प्लांट हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो चुका है या फीमेल प्रेग्नेंट है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, हम फीमेल को प्रेग्नेंट कंसिडर नहीं कर सकते। तो इनर सेल मास नहीं, ट्रोफोब्लास्ट नहीं, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ सेल्स के बारे में बोला गया है। जब हम बात करते हैं ब्लास्टुला के केस में, तो ब्लास्टुला के केस में ये सेल होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल होती हैं जिन्हें बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। इनर सेल मास के बाहर यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल।
इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। और यही ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो जो एम्ब्रियो है उसको अटैच करने में हेल्प करती है। तो हम आंसर क्या मार्क कर देंगे? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि यही ट्रोफोब्लास्ट बाद में जाके क्या बनाएंगी? ये विलाय बनाती हैं। ठीक है, जो यूटराइन जो यूटरस में जो विलाय बनती है उससे क्या करती है? इंटरडिजिटेटेड करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। 158 ब्लड ग्रुप ऑफ एंटीजन आर। तो हमें पता है ब्लड ग्रुप ऑफ एंटीजन किसकी वजह से होता है? जब वो एंटीजन कहां पे प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। जब आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है तो हम उसी एंटीजन के नाम से उस ब्लड ग्रुप की नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? हीमोग्लोबिन नहीं फाउंड ऑन आरबीसी, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिस आरबीसी पे हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसी एंटीजन के नाम से हम उसे क्या कर देते हैं? नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, टाइम गैप इन बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगर आपको पता होगा जब हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और जब हम बात करते हैं लाइफ के फॉर्मेशन की, लाइफ के ओरिजिन की, तो हम बोलते हैं कि अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 बिलियन ईयर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फैक्चुअल है, याद रखना है। आगे बात करते हैं। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज डैश इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें पता करना है कौन सी ऐसी डिजीज है जो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया निमोनिया के केस में हमें पता है ये लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, किसको अफेक्ट करते हैं? लंग्स को। राइनो वायरस कॉमन कोल्ड, ये किसको अफेक्ट करते हैं? ये हमारे नेजल कैविटी को। जब भी हमें कोल्ड होता है तो ये लंग को अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, चलो एंटेमीबा हिस्टोलाइटिका और अमीबाइसिस, इसके केस में क्या होता है? इसके केस में ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। सैल्मोनेला, टाइफी और डायसेंट्री। ये सैल्मोनेला, टाइफी, टाइफीमोरियम टाइफाइड कॉज करता है और टाइफाइड यूजुअली इन्फेक्टेड फूड या कंटेमिनेटेड फूड से हो जाता है। तो इसमें हमारा इंटेस्टाइन पार्ट को भी अफेक्ट करता है और अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 166। A healthy individual has dash of hemoglobin in every dash of blood. Okay, तो हमें पता है कि healthy individual में 12 to 16 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। कितने में? 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं तो कितना होगा? 12 to 16 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 100 ml और यहाँ पे भी दिया हुआ है एक्स एंड वाई में 12 to 16। ओके, यहाँ पे मिलीग्राम दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है ऑप्शन नंबर 1 कि 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, इन विच इन विट्रो टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवा टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो ये टेक्निक हमने पढ़ी है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, असिस्टेड ART में, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में। जब हम डायरेक्टली एक इंजेक्शन से स्पर्म को क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं ओवा के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओवा के साइटोप्लाज्म में जाके ही हम सीधे सीधे स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 163, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो हमें पता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सेलुलर लेवल,
टिश्यू लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। जब हम बात करते हैं सेलुलर के केस में, तो सेलुलर के केस में कौन सा फाइलम आता है? पॉरीफेरा। टिश्यू के केस में आता है निडेरियंस, जिसे हम टीनोफोरा भी सीलेंटेटा भी बोल देते हैं, और एक दूसरा आता है टीनोफोरा। फिर आता है हमारे पास ऑर्गन में, ऑर्गन के केस में हमारे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज, और फिर आता है ऑर्गन सिस्टम में एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ठीक है, एसके हेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉर्डेट्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, एनालिट्स में होता है, मॉलस्क में होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 164 बोला गया है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर रीएब्सॉर्ब्ड इन द। जब हम बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, तो हमें पता है 70 to 80% रीएब्सॉर्प्शन कहां पे हो जाता है? ये हो जाता है हमारा पीसीटी में। पीसीटी में हमारे पास क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, आयंस हो गए, ये ज्यादातर कहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है? पीसीटी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डीसीटी हमारा कब काम करता है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, जब कोई हार्मोन जाता है उसे बोलेगा तब वो काम करेगा। कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? यूरिन को पास करने में हेल्प करता है, ठीक है, फिल्ट्रेट को पास करने में, कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, और लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म में यूरिन को कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। इंटरस्टिशियल सेल की अगर हम बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट होती है? तो ये है हमारे पास सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी स्पेस में हमारे पास यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं? लेडिग सेल। और लेडिग सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट। तो हमें पता है लेडिग सेल क्या बनाती हैं? एंड्रोजन। क्या बनाती हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन, जो कि क्या है? एंड्रोजन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स तो कहां से बनेगा? पिट्यूटरी से। एल्डोस्टेरोन कहां से बनेगा? कॉर्टिकल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से। और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये किसका दूसरा नाम है? ये एलएच का ही दूसरा नाम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस। जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेन की, तो हम यूजुअली बात करते हैं ब्रेन कैपेसिटी की, ठीक है। जैसे रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, हैबिलिस, निएंडरथल, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, हम मेनली इनकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करते हैं। तो हम कहाँ पे बात कर लेंगे? सीधा इंक्रीज ऑफ ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। फैक्चुअल है तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, द क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। जब हम बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च एरियाज के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, हम एक ऐसा कैटलिस्ट बनाएंगे जो ज्यादातर एनवायरमेंटल कंडीशन में काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। दूसरा, हम एक ऐसा एम्बियंस बनाएंगे जहां पे हम कोई भी प्रोसेस करें तो कोई और पैथोजन ना हो, हमारा जो भी रिएक्शन है, जो भी प्रोसेस है, वो आराम से हो जाए। तीसरा, प्रोडक्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे? उन प्रोडक्ट का क्लिनिकल रिसर्च करेंगे, ट्रायल करेंगे, जिसे हम किस में इंक्लूड करते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। एनसीईआरटी लाइन है, डायरेक्ट एज इट इज, तो ये भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट। तो यही मैंने बात की, हम ऐसा एम्बियंस बनाएंगे, हम ऐसी कंडीशंस बनाएंगे जहाँ पे हमारा एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली काम कर सके, ये भी ठीक है। डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 168। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज करेक्ट? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? जब कोई भी डिजीज होती है तो जब हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, डीएनए आरएनए बेसिस के लेवल पे हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बात करते हैं, लिखा हुआ है पीसीआर कैन डिटेक्ट हाई अमाउंट ऑफ वायरल डीएनए। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई अमाउंट ऑफ वायरल डीएनए। आपने देखा होगा अभी कोविड टाइम पे जब हम बात कर रहे थे यूजुअली टेस्ट की, तो लोग पीसीआर टेस्ट करवाते थे। तो उसमें क्या करते, जो माइन्यूट से माइन्यूट अगर उसका जेनेटिक मटेरियल है तो पीसीआर की वजह से हम क्या करते हैं, उसे एम्पलीफाई करके इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो पीसीआर एक्चुअली क्या है, ये एम्पलीफिकेशन टेक्निक है। तो उसमें ज्यादा नहीं, हमें छोटा सा डीएनए होगा उससे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई अमाउंट, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है एलाइजा इनकॉर्पोरेट्स द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोब। नहीं, एलाइजा की फुल फॉर्म ही क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे हम इस केस में क्या करते हैं, कुछ एंटीजेंस या एंटीबॉडीज को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो एंटीजन या एंटीबॉडी ब्लड के अंदर, पेशेंट के अंदर अगर वो एंटीजन बना रहा है या एंटीबॉडीज बना रहा है, या हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स को देख पा रहे हैं, इसका मतलब पैथोजन प्रेजेंट है। अगर हमने एंटीबॉडीज डाली और एंटीजन नहीं है तो क्या वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो एलाइसा में ये होता है। जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब की, ये नहीं होता है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जब हम बात करते हैं पीसीआर, ये हम रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। PCR is a powerful technique to identify different genetic disorder and is also used in the detection of mutated gene in suspected cancer patient। ठीक है, हाँ तो ये ठीक हो सकता है। आगे वाला बात कर लेते हैं। Recombinant DNA technology is a risky method. No, it is not a risky method, but it is a kind of expensive method. थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है and hence it is not used in molecular diagnosis। PCR, ELISA, बाकी सारी टेक्निक, साउदर्न ब्लॉटिंग, ये सब किस में आती हैं, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन कि पीसीआर से हम यस कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the one that support the dissociation of oxyhemoglobin in tissue। हमें पता है जब भी हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, लो PO2, हाई PCO2। ठीक है, pH कैसा होना चाहिए, लो, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई। ये सारे फैक्टर होंगे तो क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। हाई PO2 ये तो सपोर्ट करेगा, लो PO2 हाँ यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। डिटरमाइन द एक्टिविटी वेयर द अल्फा इंटरफेरॉन्स अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर इज इन्वॉल्व। अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बात की थी इंटरफेरेंस के बारे में। उनका काम क्या होता है, वो हेल्दी सेल को प्रिवेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे प्रोटीन सिंथेसाइज करने हैं जिनसे वायरस आपको इन्फेक्ट ना कर पाए। ठीक है, कहाँ से रिलीज होते हैं ये, वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, मेकिंग कैंसर सेल डिटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, पहला इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कोई ऐसा पैथोजन है हमारी बॉडी में जो सेल्स को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। क्या ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, नहीं सप्रेस नहीं करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। और ये कैंसरस सेल्स को क्या कर देगा, डिटेक्टेबल कर देगा, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हें क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर देगा, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके और उनको डैमेज कर सके, किल कर सके। तो थर्ड ऑप्शन। तो फाइनली फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा एक्चुअल ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 171 बोला है
A person is found to be suffering from neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and muscular paralysis of muscle possibly via autoimmune disorder. अगर हमने ये पढ़ा है तो हमें पता होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब एंटीबॉडी खुद की ही सेल को क्या करना शुरू कर देती है, अटैक करना शुरू कर देती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ये कंडीशन आती है हमारी एक डिसऑर्डर में जिसे हम बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस. देखो ये क्या है, हमारे पास एक साइनेप्टिक नोब है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मसल. ये मसल है. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट. तो कभी कभी क्या होता है, जब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स. ठीक है, सोडियम चैनल के रिसेप्टर्स होते हैं. बाय चांस कभी कभी जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो ये जो सोडियम चैनल ओपन होने चाहिए प्रोसेस करने के लिए, वो नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं और यही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन सोडियम चैनल पे अटैक कर देती हैं और प्रॉपर कंडक्शन ऑफ सिग्नल नहीं हो पाता है. और अगर प्रॉपर सिग्नल का कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या हमारी मसल प्रॉपरली काम करेगी, नहीं करेगी. तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर पैरालिसिस. क्या हो जाएगा, मस्कुलर पैरालिसिस. और धीरे धीरे वो मसल वीक हो जाएगी. तो ये किस केस में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. मस्कुलर टिटैनी नहीं, माइस्थेनिया ग्रेविस. ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस की वजह से होता है, पोलियो वायरस. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर 3. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 172, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे था, लखनऊ में. ये क्वेश्चन भी आता है तो हमें पता होना चाहिए. क्रेडिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सहेली. इन्होंने एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स बनाई थी जो कि हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, या उन्हें इम्प्लांट होने में. तो हम बात कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सहेली. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 173, एक्सक्रीटरी और ओस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच. तो हमें पता है आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कॉकरोच के बारे में बोला गया तो कॉकरोच में क्या होता है, मेल्फिजियन टिब्यूल्स. क्या हो जाता है, मेल्फिजियन. और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 100 to 150 नुमेरस टिब्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेम सेल्स नहीं, फ्लेम सेल्स हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज में होते हैं, ग्रीन लैंड्स हमारे प्रॉन्स में होते हैं, नेफ्रिडिया हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज और एनालिड्स में होते हैं. ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, मेल्फिजियन टिब्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174 की बात करें तो बोला गया है मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. जैसे ही ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसके लिए हमारे पास हम एक टर्म यूज करते हैं, यूरेमिया. द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इनटू द ब्लड इज कॉल्ड एज यूरेमिया. तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, यूरेमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस. अभी याद होगा हमने एक पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर बनाया था. ठीक है, तो ये जो फ्रंटल पार्ट है इसे हम क्या बोल देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस. ठीक है, और पीछे वाले को बोल देते हैं हम न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक है, तो एडिनो वर्ड हम यूज करते हैं ग्लैंड के लिए, न्यूरो वर्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के लिए. तो चलो बात कर लेते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. हमने बात किया था कॉर्टिकोट्रोफ सेल होती है तो वो कहां से रिलीज होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस से. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोला, नॉट सिक्रेटेड बाय. तो एसीटीएच होती है, एकदम होती है. क्या एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है, क्या एडीएच का दूसरा नाम, मैं इसको वैसोप्रेसिन.
वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये एडीएच कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस से बनेगा, ठीक है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एडीएच। टीएसएच होता है, हाँ, थायरोट्रॉप सेल होती है हमारी एडेनो हाइपोफाइसिस में, रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, सोमेटोट्रॉप सेल्स होती हैं तो ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, select the hormone releasing IUD which makes the uterus unsuitable for implantation। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है ये। कॉपर 7 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है, जो यूजुअली इम्प्लांट की जाती है, जो स्पर्म को हॉस्टाइल कर देती है। मल्टीलोड 375 अगेन एक हार्मोनल आईयूडी है। जब हम बात करते हैं LNG20, LNG20 क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है प्रोजेस्टेरॉन, और ये प्रोजेस्टेरॉन जब यूट्रस में जाता है तो क्या कर देता है? वो इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल कर देता है। क्या कर देता है? अनसुटेबल। तो हमें ये याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा LNG20 ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन है हमारा एवोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखो, Dryopithecus was more ape-like and walked like gorillas and chimpanzees। तो ये तो क्या है? ये तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Neanderthal man had a brain size of 1400 cc, ठीक है, lived near Ethiopia and Tanzania। नहीं, ये जो इथियोपियन तांजानिया यूज किया है, ये तो हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे जो इथियोपिया तंजानिया में रहे थे। हम बात करते हैं निएंडरथल की, तो निएंडर तो हमारे पास ईस्ट और सेंट्रल एशिया में थे। वो कहाँ पे थे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस हंटेड विद स्टोन एंड एसेंशियली एट मीट। जब हम मीट की बात करते हैं तो हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं, और जब हम स्टोन की बात करते हैं हम होमो हैबिलिस की बात करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। Homo habilis was first human-like being, the hominid with a brain capacity of 650 cc, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है Homo habilis was first human-like beings, right। तो यहाँ से ये Homo habilis कैसे थे? फर्स्ट human-like beings थे, hominid थे with a brain capacity of 600 to 800। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बायोटेक से चैप्टर है। जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं, द डैश पीएच ऑफ इंसेक्ट। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं, तो हमें पता है बीटी कॉटन कैसे काम करता है। तो जो एल्कलाइन पीएच होती है, ये कब एक्टिवेट होता है? एल्कलाइन पीएच पे एक्टिवेट होता है, और किसको अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट मिडगट ऑफ पैथोजन, ठीक है, और उसको क्या करता है? उसकी जो मिडगट उसमें पोर्स कर देता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो द डैश, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन विच binds to the midgut epithelial cells and create the pores that cause the cell swelling and lysis, मतलब breakdown of the cells and eventually cause the death of the insect। चलो, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक हो जाएगा एल्कलाइन मिडगट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, दैट इज एल्कलाइन एंड मिडगट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179, केमिकली एपिनेफ्रिन इज। अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी कि दो तरीके के हार्मोन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। एक होता है लिपिड सॉल्युबल, एक होता है लिपिड इनसॉल्युबल। यहाँ पे हमें बोला गया है कि केमिकली एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं केमिकल नेचर पे, मोड ऑफ एक्शन पे नहीं, केमिकल नेचर पे। तो एक होते हैं हमारे पास कौन से? प्रोटीन, जो प्रोटीनेशियस होते हैं, या फिर पेप्टाइड होते हैं, ठीक है।
दूसरे होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, तीसरे होते हैं हमारे पास स्टेरॉइड्स, और चौथे होते हैं हमारे पास आयोडिनेटेड। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रोटीनेशियस में हमारे पास ऑल पिट्यूटरी हार्मोन आ जाएंगे, पेनक्रियाटिक हार्मोन आ जाएंगे। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में आ जाएगा हमारे पास एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। देख लेते हैं, हमें एपिनेफ्रिन के बारे में बोला गया तो वो किस में आते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो हम चेक कर सकते हैं किस में आएंगे वो, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन 180, प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। केलॉन की अगर हम बात करें तो ये तो क्या होता है, ये हमारे होते हैं रेप्टाइल्स, इनके पास तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बेलेनोग्लॉसिस किस में आते हैं हमारे पास, बेलेनोग्लॉसिस आते हैं हमारे पास हेमिकॉर्डेट्स, और हेमिकॉर्डेट्स के अंदर ही क्या होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। क्या होती है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है एक। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होता है जहां पे हमारे पास क्या होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। और यही प्रोबोसिस ग्लैंड किस में हेल्प करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह या एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, और फ्यूरा, ब्रिटल स्टार, डेंटेलियम, टस्क शेल, ये हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बेलेनोग्लॉसिस या सेकोग्लॉसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो।